गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा कक्षा 11वीं के लिए शंकु परिच्छेद, इसमें वृत्त का तीसरा भाग है। इसमें हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण, जैसे हम वृत्त का समीकरण निकालते हैं तो एक्स वाई वर्ग में आता है, एक्स वाई का पद रहता है, लेकिन कभी भी एक्स इंटू वाई का पद नहीं आया। तो आगे जाकर हम देखेंगे परवलय, अति परवलय वगैरह में एक्स वाई का भी पद रहता है। तो इसका व्यापक समीकरण मतलब क्या है कि वृत्त को प्रदर्शित करने वाला समीकरण कैसा हो सकता है, तो उसको व्यापक समीकरण कहते हैं वृत्त का। तो व्यापक समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स का पद रहेगा, वाई का पद रहेगा, मान लीजिए वो 2fy है, और एक अचर पद रहेगा c = 0, इसको कहते हैं। इसमें खास बात ये है कि एक्स वर्ग और वाई वर्ग का गुणांक 1 रहेगा, या तो फिर यदि 1 नहीं है तो दोनों बराबर रहेगा, जैसे इसमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में दोनों बराबर रहेगा, और 1 से इंटू वाई का पद नहीं रहना चाहिए, तब वो वृत्त को प्रदर्शित करेगा। तो इसके पहले भी वृत्त का समीकरण दिया रहता है, तो हम उसका केंद्र व त्रिज्या ज्ञात किए थे। तो इस फॉर्मेट में यदि समीकरण है तो केंद्र व त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c = 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जी स्क्वायर लिखना होगा। वाई स्क्वायर प्लस 2fy पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एफ स्क्वायर लिखना होगा। इस साइड हमने जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड किया है, तो इधर भी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड करते हैं, और सी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर। अब इसकी तुलना करते हैं, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र अल्फा बीटा है और त्रिज्या आर है। तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो अल्फा की जगह माइनस जी है, और माइनस अल्फा बराबर जी, तो अल्फा बराबर माइनस जी, और बीटा की जगह माइनस एफ है, तो माइनस जी माइनस एफ इसकी केंद्र हो जाएगी, और त्रिज्या आर की जगह है आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो त्रिज्या आर बराबर √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो इस प्रकार क्या है, यदि व्यापक समीकरण दिया है तो उसका केंद्र व त्रिज्या को ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए कि कोई भी जैसे वृत्त है, वो एक्स अक्ष में या वाई अक्ष में कोई अंतःखंड काटता है, तो उसकी लंबाई भी इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अंतःखंड का मतलब है कि एक्स अक्ष का कितना भाग वृत्त के अंदर है, वाई अक्ष का कितना भाग वृत्त के अंदर है, उसको उसका निर्देशाक्षों से प्रतिच्छेदन या अंतःखंड कहते हैं। तो उसका सूत्र होता है एक्स अंतःखंड होता है 2√g स्क्वायर माइनस सी, एंड वाई अंतःखंड होता है 2√f स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अंतःखंड निकालने की त्रिज्या के सूत्र में जब x निकालेंगे तो f को 0 कर देंगे y वाले को, और एक y अंतःखंड निकालेंगे तो x वाले g को 0 कर देंगे, और डबल होगा तो वो अंतःखंड कहलाएगा। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि वृत्त का कोई वृत्त सही में वृत्त है कि नहीं, इसका चेकिंग भी होता है। जैसे कि इसकी त्रिज्या से पता चलेगा कि कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका एफ और जी की वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन जी एफ और सी की वैल्यू ऐसा सेट होना चाहिए कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यदि ग्रेटर देन 0 है तो वो वृत्त को प्रदर्शित करेगा। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 है तो माने त्रिज्या उसकी 0 है ना, बिंदु वृत्त है, वो एक बिंदु की तरह वृत्त है, जिसको काल्पनिक वृत्त भी कहते हैं। और यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो वो कोई वृत्त को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या जो है वो काल्पनिक हो गई। लेस देन 0 यानी उसका रूट नहीं निकलेगा, त्रिज्या नहीं निकलेगा, इसीलिए वो काल्पनिक वृत्त कहलाएगा। तो इस प्रकार क्या है, हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर जिसमें हमको चेक करना है कि ये वृत्त को प्रदर्शित करता है कि नहीं, वृत्त को प्रदर्शित करता है कि नहीं, ऐसे चेक करने वाला क्वेश्चन अपने पास है ये। तो इसमें हम GFC की वैल्यू लिखेंगे, GFC वैल्यू लिखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। पहला क्वेश्चन सिर्फ चेक करने का है, जैसे पहले का पहला ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 = 0। इसकी तुलना हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल 0 से करेंगे। तो 2g इक्वल टू -1 करेंगे तो g इक्वल टू -1/2 एंड 2f इक्वल टू 2 करेंगे तो f इक्वल टू 1। तो इसका त्रिज्या निकालते हैं यदि चेक करना है तो √c इक्वल टू -3 है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस -3, तो √1/4 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 4 चौके 16 1 17 वर्गमूल 17/2। तो ये वास्तविक वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है। और केंद्र यदि निकालना चाहें तो केंद्र निकालना चाहेंगे तो -g-f इक्वल टू 1/2 -1, ये इसका केंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब मैं तीसरा को ले लेता हूं। तीसरा में दिया हुआ है 2x² प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 10 इक्वल 0। तो यहाँ 2x का पद नहीं है gx का पद, तो g इक्वल टू 0 हो गया। f इक्वल टू 2f इक्वल टू 3 है, तो f इक्वल टू 3/2 एंड c इक्वल टू 10। तो इसका त्रिज्या पहले निकालते हैं। मैंने √g² मीन्स 0, f² मीन्स 9/4 माइनस 10, तो ये हो जाएगा √4 10 चौके 40, 9 घटेगा तो ऋण 31/4। ये क्या है, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, तो वृत्त संभव नहीं है इसमें वृत्त संभव नहीं है तीसरा में। चौथा तो बहुत इजी दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका केंद्र 5 - 2 होगा, अल्फा बीटा की जगह दिया है, लेकिन इसकी त्रिज्या 0 है, बराबर के बाद 0 है, तो ये बिंदु वृत्त है। चौथा क्या है, बिंदु वृत्त है। हम दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी g² प्लस f² ऐसे करके तुलना ही करना है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या है, वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करना है। तो जो पहले ज्ञात कर रहे थे वैसे ही करना है हमको, पहले जो ज्ञात कर रहे थे वैसे ही करना है। जैसे तीसरा को ले लेते हैं। तीसरा को 1/2 x² प्लस y² प्लस x cos थीटा प्लस y sin थीटा -4 इक्वल 0। तो 2 का सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस y² प्लस 2 cos थीटा x प्लस 2 sin थीटा y इक्वल टू 4। अब इसको पूर्ण वर्ग हम बदलेंगे, x² 2 cos थीटा यहाँ लिखेंगे, 2 cos थीटा x, तो इसके साथ 2 के साथ cos थीटा है तो इसका स्क्वायर को ऐड करते हैं, और 2y² प्लस 2 sin थीटा y और sin स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। इधर ऐड किए हैं तो इधर भी ऐड करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा x प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा y प्लस sin थीटा का स्क्वायर। अच्छा, उससे व्यापक फार्मूला से बनाना था, चलिए ठीक है। इक्वल टू ये 1 होगा तो ये 5 हो जाएगा, तो इसका केंद्र माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा अल्फा बीटा की जगह, और त्रिज्या √5 हो जाएगा, r² बराबर 5 है। तो इस प्रकार क्या है, ये 1 हो जाएगा, तो क्या लिखा था इसमें, -4, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार आगे देखिए, इसको व्यापक फार्मूला से एक आग बना देते हैं, व्यापक समीकरण से। अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल करके बनाया जो पहले बनाते थे। जैसे तीसरा है चौथा है x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल 0। तो x² माइनस ax, तो यहाँ 2 का पद लाएंगे तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग में फिर से बदल रहा हूँ मैं, व्यापक फार्मूला से बनाना है। हम इसकी तुलना करते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से। तो g की जगह क्या आएगा, 2g बराबर -a, तो g बराबर -a/2, 2f बराबर -b, तो f बराबर -b/2, c इक्वल 0। तो इसका केंद्र हो जाएगा -g यानी a/2 और -f मीन्स b/2। त्रिज्या हो जाएगा √g² a²/4 प्लस b²/4 और c तो 0 है, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा √a² प्लस b²/2। ऐसे इसकी त्रिज्या होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में
तीन बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त का समीकरण बोला है। तो देखिए इसमें क्या है, तीन बिंदु से जाने वाला वृत्त का समीकरण पर्याप्त तो थोड़ा लंबा जाएगा, 5 मिनट 7 मिनट लगेगा, क्योंकि इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू पुट करके ही बनाएंगे। और सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में अंतर ये है कि इसमें आपको 3 सरल रेखा दिया है, 3 सरल रेखा दिया है, और क्या बोला है, इसके परिगत वृत्त, मतलब परिगत वृत्त का मतलब इससे त्रिभुज बनेगा और वो तीनों बिंदु जाने वाला वृत्त का समीकरण निकालना है, परिगत वृत्त मतलब। तो इनका क्या करेंगे, हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो ऐसा हमको 3 बिंदु मिलेगा, फिर उसको हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है, और कैलकुलेशन भी इनका सेम रहेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये चौथा प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैं तीसरा चौथा में से चौथा को ले लेता हूँ, चौथा को लेकर के हम बना लेते हैं, तो हमको 3 बिंदु मिलेगा, तो तीसरा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि चौथा का कोई भी एक ले लेते हैं, हम तीसरा ले लेते हैं, चौथा का तीसरा। चौथा का तीसरा को हम बनाते हैं। चौथा के तीसरा में क्या है कि 3 सरल रेखाएं दिया गया है, पहले तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। हमारे पास है x + y = 2 एंड x - y लास्ट तक लिख रहा हूँ 0 एंड 3x - 4y = 6। तो ये दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो y कट जाएगा, x जुड़ जाएगा, तो 2x = 2, तो x = 1, यहाँ x = 1 रखेंगे तो y = 1। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु 1 1 हो गया। अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो y की जगह x रखेंगे, y = x ये है, तो y = x रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4x, तो -x, x = -6 आएगा, एंड x = -6 आएगा तो ये -18 हो गया, उधर जाएगा -18 तो 24, तो y बराबर भी -6 आएगा, y बराबर भी -6 आएगा। ये देखिए ऋण 18 और ये धन 24, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है, दोनों बराबर है। अब हम इसका और इसका निकालते हैं। इसका और इसका निकालने के लिए इसमें 4 का गुणा कर देते हैं, तो 4x + 4y = 8 एंड 3x - 4y = 6। तो ये हो जाएगा 7x = 14, तो x = 2। अब x = 2 रखेंगे तो y = 0 हो जाएगा, x = 2 रखेंगे तो y = 0। तो चूंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो हम ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाले हैं इसका, प्रश्न क्रमांक 3 का। उस बिंदु को ले लेते हैं, हमारे पास है 1 1 -6 -6 एंड 2 0, ये 3 बिंदु, इनके प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिला। अब तीसरा प्रश्न जैसे हल करते वैसा हम इसको हल करेंगे वैसा हम इनको हल करेंगे। 3 बिंदु से जाने वाला वृत्त का समीकरण, पहले हमने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया है। आगे देखते हैं कि हम वृत्त का व्यापक समीकरण लिखते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और 1 1 को संतुष्ट कराते हैं तो 1 + 1 + 2g + 2f और + c = 0, या ये हो जाएगा 2g + 2f + c + 2 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1। -6 को संतुष्ट कराते हैं तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर -6 का स्क्वायर 36, -6 रखेंगे तो -12g -12f + c = 0, या ये हो जाएगा -12g -12f + c + 36 36 72 = 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या है, हम संतुष्ट कराते हैं 2 0 को, 2 0, x = 2 तो y = 0। इसमें आ जाएगा x का स्क्वायर 4 0 + 4g + f + c = 0, या 4g + f + c + 4 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 2 3 में से हमको निकालना है कि GFC की वैल्यू हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले c को कैंसिल करते हैं। c को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं सब में से, तीसरा समीकरण को। जैसे 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 करेंगे, ये 1 है ये 2, तो 2g - 4g तो -2g, 2f - f तो +f, c से c कट गया, 2 - 4 तो -2 = 0। अब हम
2 में से 3 को माइनस कर देते हैं। 2 में से 3 को -12 -4 तो -16G, -12 -F तो -13F, C कट गया, 72 में से 4 गया तो 68 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13F कटेगा, तो 13 करेंगे तो -26G और धन 13F ऋण 26 इक्वल 0, ऋण 16G ऋण 13F धन 68 इक्वल 0। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो धन 13F ऋण 13F कट जाएगा, 26 और 16 6 6 12 यानी 42 आएगा, ऋण 42G धन 8 में से 6 गया, अच्छा ये भी धन 42 आ रहा है, तो उधर जाएगा तो ऋण 42 G इक्वल टू -1 आएगा, हल करेंगे तो G इक्वल टू -1। ये है प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा। चौथा का तीसरा, इसने G इक्वल टू -2 दिखा रहा है, ठीक है देखते हैं। G इक्वल टू -1 आया। अब हम क्या करते हैं, G की वैल्यू इसमें रख देते हैं, G की वैल्यू इसमें रखेंगे, G इक्वल टू -1 तो +2 हो जाएगा, तो 2 + F -2 F इक्वल टू 0 हो जा रहा है, और G और F की वैल्यू रखेंगे G इक्वल टू -1 तो C इक्वल टू भी 0 हो जा रहा है। कुछ चेक करते हैं इसमें, या तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा या कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। हाँ देखिए 1 1 संतुष्ट करा है, 2G + 2F + C + 2, ठीक है। -6 करेंगे तो 36 36 -12G -12F। प्रतिच्छेद बिंदु थोड़ा चेक कर लेते हैं, -6 करेंगे तो -18 -6 करेंगे तो प्लस, ये ठीक है। x इक्वल टू वाई, -6 भी आएगा, और x इक्वल टू वाई करेंगे तो 1 1 भी आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू वाई 2y तो x इक्वल टू 1 यहाँ है, x इक्वल टू वाई करेंगे, ये बिंदु गलत है, 2 0 1 0 है ये। देखिए इसमें x इक्वल टू वाई रखेंगे तो 2x इक्वल टू 2 तो x 1 आएगा। अच्छा 1 1 तो आ गया है, 6 6 आ गया। किसका किसका प्रतिच्छेद निकालना था, 1 1 है इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, और -6 है इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो 1 1 इन दोनों का है, -6 ये इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4y इक्वल टू 8, 3x - 4y इक्वल टू 6, 8 करेंगे तो 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 0। बिंदु तो सही है, क्वेश्चन ही मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है निश्चित रूप से। तो वैल्यू रख देते हैं, F0 आ गया, C0 आ गया, इसमें F0 आ गया, इसमें रखेंगे F इक्वल टू 0 और G इक्वल टू -1 इस समीकरण में, तो -4 + 0 + C + 4 इक्वल 0, तो C भी 0 आ गया। तो इस प्रकार क्या है, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x² + y², G की जगह -1 लिखेंगे तो -2x इक्वल 0, ऐसे करके आएगा ये। इस प्रकार वृत्त का समीकरण ऐसे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, वृत्त का समीकरण गाइस के लिए जिसकी त्रिज्या 5 इकाई है और वृत्त, अच्छा हाँ, समकेंद्री वृत्त। समकेंद्री वृत्त दोनों का केंद्र सेम होने की वजह से, यानी G और F की वैल्यू सेम है, तो ये जो x² y² तो रहेगा ही, x y का पद एज इट इज रहेगा, जो कांस्टेंट पद है वो बदलेगा। त्रिज्या में C आता है, C बदला हुआ है इसका, तो वृत्त x² + y² -6x + 4y -3 इक्वल टू 0 का समकेंद्री वृत्त, इसका समकेंद्री वृत्त हो जाएगा x² + y² -6x + 4y + लैम्डा इक्वल 0। अब लैम्डा निकालने के लिए इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, इसमें G इक्वल टू है -3, F इक्वल टू है
2 एंड c इक्वल टू है लेमडा, त्रिज्या हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू 5। तो 9 + 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 25, तो लेमडा इधर जाएगा, लेमडा इक्वल टू 13 माइनस 25 तो -12। तो इस प्रकार इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ये पांचवा का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त इसके केंद्र से जाती है तो इसके समकेंद्री है। तो क्या करेंगे हम इसका हम समकेंद्री वृत्त के द्वारा उसका समीकरण लिखेंगे और जो अन्य वृत्त दिया है उसके द्वारा उसके लेमडा को निकालेंगे। समकेंद्री है, इसका समकेंद्री है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस लेमडा इक्वल 0 लिखेंगे। अब इसका केंद्र क्या हो जाएगा, g की जगह -2 है, f की जगह -4 है, तो 2 4 उसका केंद्र हो जाएगा। इससे होकर जाता है, बोले तो संतुष्ट करेगा ये। x की जगह 4, y की जगह x की जगह 2, y की जगह 4 रखेंगे तो 16 -4 प्लस लेमडा इक्वल 0, तो लेमडा इक्वल टू -16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 16 इक्वल 0। ये 6 का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्स की जगह 4 रखेंगे तो ये -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा तो ये -12 होगा। प्रश्न क्रमांक 7, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त इतना के समकेंद्री है तथा उसकी त्रिज्या पहले त्रिज्या दुगनी है, दूसरा क्षेत्रफल दुगनी है। तो समकेंद्री वृत्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस लेमडा इक्वल 0। ये समकेंद्री वृत्त हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 का समकेंद्री वृत्त ऐसा होगा। अब उसकी इसकी त्रिज्या की दुगनी है, तो पहले इसकी त्रिज्या निकालते हैं। g इक्वल टू है 2, f इक्वल टू है -3 एंड c इक्वल टू -3 है। ओरिजिनल वृत्त में इसकी त्रिज्या है, इसी के द्वारा निकाल लेते हैं, g स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 3 तो 16, तो ये हो गया 4। तो अब अगला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 8 हो जाएगी, मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू इसकी दुगना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। जी की वैल्यू 4 है, जी की वैल्यू 2 है, अंडर रूट 4 प्लस 9 माइनस लेमडा इक्वल टू 8 9 4 13, तो 13 ऋण लेमडा बराबर 64, लेमडा बराबर 13 ऋण 64 तो ऋण 51। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 51 इक्वल 0। ये हो जाएगा 7वां का पहला। और दूसरा में क्या हो जाएगा कि उसका क्षेत्रफल दुगना करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r2 स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दुगना हो गया दूसरे का क्षेत्रफल दुगना हो गया, पाई तो कट गया, तो पाई कट गया, क्षेत्रफल दुगना है तो 2 आ जाएगा। R2 जो होगा R1 अपान रूट 2 हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो R2 इक्वल टू R1 अपान रूट 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 4 प्लस 9 माइनस लेमडा, तो यहाँ पर 4 का दुगना 8 ले लिए थे। अब क्या है क्षेत्रफल दुगना, क्षेत्रफल दुगना करने के लिए r का रूट 2 करना पड़ेगा, 4 रूट 2 लिखना होगा। जब 4 रूट 2 लिखेंगे तो उसकी त्रिज्या का वर्ग दुगना होगा, तो 13 माइनस लेमडा इक्वल टू 16 दूनी 32, लेमडा इक्वल टू 13 माइनस 32, तो ये हो जाएगा ऋण 19। तो इस प्रकार इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 19 इक्वल 0। ये 7वां का दूसरा का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8वां। यदि वृत्त इतना की त्रिज्या 7 है तो p का मान ज्ञात करना है। त्रिज्या के फार्मूला बराबर 7 रखेंगे, p की वैल्यू निकलेगा।
देखिए 8वां प्रश्न है, मैं समीकरण नहीं लिख रहा हूँ, वहीं से ले रहा हूँ। ये है 4g बराबर 8, तो g बराबर 4 और f बराबर 5। g बराबर 4, f बराबर 5 और c बराबर p। तो त्रिज्या हो जाएगा g स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 25 माइनस p इक्वल टू 7। तो ये 41 माइनस p इक्वल टू 49, p इक्वल टू 41 माइनस 49, तो ये -8 हो गया। 8वां में p की वैल्यू -8। नवभुज वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो बिंदु इतना और इतना ज़्यादा था तो उसका केंद्र इस पर है। तो इसमें क्या है, जैसे पहला उधर बनाए थे हम, ये 9वां और 10वां पहले जैसे क्वेश्चन है। अभी कुछ देर पहले हमने बनाया एक वृत्त का समीकरण निकाला 3 बिंदु से जाने वाला, फिर हमने बताया कि कोई त्रिभुज है उसके समरेख बिंदु उसके परिगत वृत्त निकाला था। तो हमने पहले बिंदु निकाला फिर वृत्त निकाला। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको क्या करना है, ये दोनों को संतुष्ट कराना है। और इसमें चलिए 9वां को बना देता हूँ, 10वां को बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बना चुके हैं। 10वां के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले किसी भी 3 बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त का समीकरण निकालना है और उसके बाद चौथा बिंदु उसको संतुष्ट करेगा। तो चौथा बिंदु भी क्या हो जाएगा, वृत्त पर है। और ऐसे वृत्त को जिसके चारों ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना मतलब कि इसके चारों बिंदु वृत्त पर है बताएंगे, तो 3 बिंदु से जाने वाला वृत्त निकालेंगे, निकलेगा उसको चौथा को संतुष्ट कराएंगे। अभी यहाँ हम 9वां बनाते हैं। 9वां के लिए हम वृत्त का समीकरण को x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 मान लेते हैं। और उसके बाद ये 3 - 2 से जाता है तो संतुष्ट कराएंगे। तो ये हो जाएगा 9 + 4 + 6g - 4f 2 - 2 रखेंगे तो + c = 0। तो 6g - 4f + c = 0 हो गया। अब हम संतुष्ट कराते हैं -2 0 को। -2 0 को संतुष्ट कराएंगे तो ये 4 हो गया + 0 प्लस -4g माइनस रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो + c = 0। तो -4g + c, अच्छा यहाँ पर +13 = 0 लिखना भूल रहे हैं, +4 = 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 6g - 4g तो 10g - 4f, 13 में से 9 4 13 में से 4 गया तो 9 = 0। अब क्या है, 2x - y = 3 से जाता है बोला है। 2x - y = 3 से जाता है। कौन सा, केंद्र। केंद्र इस पर स्थित है, जाता है नहीं है। जो वृत्त हमने माना है, ये वृत्त जो हमने माना है इसका केंद्र है -g - f। ये -g - f इस रेखा पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है। तो ये समीकरण नंबर 1 2 ये 3 हो गया। तो इसको ये संतुष्ट करेगा, -g रखेंगे तो -2g, -f रखेंगे तो +f = 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको -3 = 0 लिख लेते हैं। और इसमें इससे सॉल्व करने के लिए यहाँ -4f है, यहाँ +4f लाने के लिए इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -8g + 4f -8g + 4f -12 = 0। अब इसको लिख लेते हैं 10g - 4f + 9 = 0। तो ये 2g दोनों को ऐड करेंगे, 2g + 3 = 0। तो g = -3/2 आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 9। g = -3/2 आ गया। अब हम करते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 में रखते हैं -4 - 3/2 + c + 4 = 0। तो ये 2 2 कट गया, -2 - 3 तो 6 + c + 4 = 0। तो c = -10 आ गया, c = -10। c = -4g + c + 4 -3/2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है f। f निकालने के लिए इसको यूज करते हैं, 6g - 4f + c + 13 = 0।
सी निकालने के लिए मान लीजिए हम 1 2 3 हैं, 2 में ही हैं। सी निकालने के लिए -3/2। चलिए ठीक है, अब एफ निकालते हैं इससे। 6 जी की जगह रखना है -3/2, तो 6 इंटू -3/2 -4f -10 + 13 = 0। तो 2 2 कटा तो ये 9 हो गया, -4f + 3 = 0। तो ये हो जाएगा, 4f उधर जाएगा तो 12 = 4f, f = 3 आ रहा है, f = 3 आ रहा है 9 में। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा, आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं, x² + y² + 2 जी की जगह -3/2 x 2 इंटू एफ की जगह 3 y c की जगह -10 = 0, या x² + y² -2 2 कटा तो 3x + 6y -10 = 0। ये वृत्त का समीकरण होगा। तो ये था प्रश्न क्रमांक 9। तो 10 को आपको खुद बनाना है, 3 बिंदु से होकर के जाने वाला वृत्त का समीकरण निकालना है और उस वृत्त को चौथा बिंदु संतुष्ट करेगा। तो हम आगे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि तीनों वृत्त के केंद्र समरेख है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, समरेख है मतलब तीनों का केंद्र निकालना है और समरेख सिद्ध करने का कोई भी मेथड आपको निकालना है। चलिए बना ही देते हैं क्योंकि छोटा सा है। ये है -4 -6 है, तो इसका हो जाएगा 2 3 केंद्र -g -f। यहाँ 2 और यहाँ 4 है तो 1 2 यानी -1 -2 दूसरा केंद्र। तीसरा केंद्र है ये माइनस है तो प्लस में आएगा 5 8। अब समरेख सिद्ध करने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो या फिर प्रवणता निकालो, ए बी सी। तो ए बी की प्रवणता -2 -3 y2 - y1 -1 -2, तो -5/3 आ जाएगा, माइनस प्लस। बी सी की प्रवणता 8 -2 एंड 5 -1, तो 10/6 यानी 5/3। दोनों की प्रवणता समान है, अतः समकेंद्रीय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शाइए वृत्तों इतना और इतना की त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में तो जान रहे, समांतर श्रेणी यानी कुछ निश्चित संख्याएं जुड़ते जाएंगी, तो बस आपको त्रिज्या निकालना है, उसमें केंद्र निकालना था, वैसे ही इसमें त्रिज्या निकालना है। पहला का तो x² + y² = 1, तो त्रिज्या 1 हो गया। दूसरा में दिया हुआ है g की जगह एक 1 हो गया, दूसरा में g की जगह है, देखिए x² -2x है तो g की जगह -1 एंड f की जगह ये आएगा तो -3 एंड c की जगह -6। तो ये r1 = 1 है, r2 = √g² + f² - a यानी +6। तो ये 16 आ गया तो 4 हो गया। और तीसरे के लिए g = है 4x है तो -2 और -12y है तो f = -6 एंड c = -9। तो तीसरी त्रिज्या है r = 2 का स्क्वायर 4 + 36 + 9, तो ये 7। तो 1 4 7 तीन जुड़ते जा रहे थे, समांतर श्रेणी हो गया। तीन जुड़ते जा रहे थे, समांतर श्रेणी हो गया। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाती है तथा x और y अक्ष की धन दिशा से 4 और 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो 13 में क्या है, हम वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 लेते हैं। फिर यह 0 0 से जाता है, 0 0 से जाता है तो संतुष्ट कराएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, x y का पद, तो c बच जाएगा, c = 0 हो जाएगा। और उसके बाद x अंतःखंड है 4। तो मैंने शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में बताया था, x अंतःखंड होता है 2g² - c = 4, c की वैल्यू 0 है तो 2g = 4, तो g = 2 आ जाएगा। या रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है y अंतःखंड, y अंतःखंड = 6 दिया है
तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस यानी एफ स्क्वायर ही आएगा इक्वल टू 6, तो एफ इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह 2 है तो 4x और इसके जगह 3 है तो 6y इक्वल टू 0, सी का मान तो 0 है। प्रश्न क्रमांक 14, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त इतना के समकेंद्रीय और जो y अक्ष को स्पर्श करता है। y अक्ष को स्पर्श करेगा मतलब क्या हो जाएगा कि उसका y अंतखंड 0 रहेगा। समकेंद्रीय वृत्त दिया गया जो वृत्त है उसका समकेंद्रीय वृत्त लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 3 दिया है तो प्लस लेमडा इक्वल 0। अब इसका y अंतखंड निकाल लेते हैं। y अंतखंड हो जाएगा √2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि स्पर्श करता है तो y अक्ष पर कोई अंतखंड नहीं काटेगा, y अक्ष पर कोई अंतखंड नहीं काटेगा, इसीलिए इसका y अंतखंड 0 हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा और सी की जगह लेमडा है, तो एफ स्क्वायर मतलब एफ की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, लेमडा इक्वल टू 9। तो इस प्रकार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल 0, ये 14 हो जाएगा। 14 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 15, दर्शाइए वृत्त इतना और इतना एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो वृत्त का स्पर्श करने का सिद्धांत, वृत्त के स्पर्श करने का सिद्धांत देखिए क्या होता है। कोई भी दो वृत्त ऐसे करके, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श कर दिए। इसका केंद्र C1 है, इसका केंद्र C2 है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। तो जब ये स्पर्श करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और अच्छा स्पर्श बिंदु भी निकालना है। प्रश्न क्रमांक 17। अच्छा के का यहाँ स्पर्श करते हैं लिखा है, यहाँ स्पर्श करते हैं सिद्ध करना है और स्पर्श तो हम 17 को बता देंगे, 17 को बता देते हैं, फिर 16 बता देंगे। यदि वृत्त ये और ये समकेंद्रीय है तो के का मान ज्ञात करो बोला है। के कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 16वां देखिए, 16वां तो तुम देखते ही पता चल जाएगा, 15 के बदले मैं 17 बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए यदि समकेंद्रीय है, समकेंद्रीय है तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलो इसके बाद में बता देंगे 17 के, फिर भूल जाएंगे। 17 बताएंगे तो 18 में चले जाएंगे, तो 16 बता ही देते हैं। देखिए वृत्त समकेंद्रीय है बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल 0। दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है वृत्त का, ये दूसरा समीकरण के एक्स वर्ग वाई वर्ग के सामने में 4 है, तो हम 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऋण 12 में भाग देंगे तो ऋण 3x और ऋण y में भाग देंगे तो ऋण 1/4y और ऋण 9/4 इक्वल 0। अब ये समकेंद्रीय वृत्त जो होता है उसका x और y का गुणांक बराबर होता है। जैसे x का गुणांक बराबर आ गया तो वैसे y का गुणांक भी बराबर होगा, तो k इक्वल टू -1/4 होगा। 16वां में k इक्वल टू -1/4 होगा। आगे हम 17वां बताते हैं। 17वां हम बताते हैं, ये वृत्त देखिए पहला जो वृत्त दिया हुआ है स्पर्श करेगा तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्या के योगफल के बराबर होना चाहिए, तभी वो स्पर्श करेगा। तो पहला वृत्त मैं देख लेता हूँ। पहला वृत्त 17वां में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y एंड माइनस 20 इक्वल 0। तो इसका केंद्र हो जाएगा 5 ऋण 2, 5 ऋण 2 इसका केंद्र हो जाएगा। यहाँ -10 है तो 2g की जगह और यहाँ 2f की जगह 4 है तो f इक्वल टू 2, यहाँ केंद्र हो जाएगा -2। इसकी त्रिज्या हो जाएगी r1 इक्वल टू 5 का वर्ग 25 धन 2 का वर्ग 4 और माइनस c मीन्स 20। तो ये हो गया 24 49 आ रहा है, तो इसका त्रिज्या 7 हो गया। दूसरा वृत्त लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6y प्लस 22 इक्वल 0। तो इसका केंद्र हो जाएगा ये ऋण 7 और धन 3, ऋण 7 और धन 3 इसका केंद्र हो जाएगा। और त्रिज्या निकालते हैं R2, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, ऋण 22, 49 और 9 58, 58 में से 22 गया 36, तो इसका त्रिज्या 6 है। मतलब ये त्रिज्या 7 है, ये 6 है और ये बिंदु 5 ऋण 2 है और ये बिंदु ऋण 7
3 है। तो हम दूरी C1 C2 निकालते हैं। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 5 ऋण 7 यानी 5 धन 7 का वर्ग धन ऋण 2 ऋण 3 का वर्ग बराबर ये 12 हो गया तो 144 और ये 5 हो गया तो 25। 144 और 25 को जोड़ने पर 169 आता है जिसका वर्गमूल 13 है। इसको हम 7 धन 6 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों की त्रिज्याओं का योगफल उनके केंद्र के बीच की दूरी के बराबर है, अतः वो स्पर्श करते हैं, सिद्ध हो गया। स्पर्श करते हैं। 15 प्रश्न क्रमांक 15 में भी यही था। अब आगे लेकिन हमको इसका स्पर्श बिंदु निकालना है। स्पर्श बिंदु मान लीजिए P है, तो ये बिंदु P जो है C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को 7:6 के अनुपात में विभाजित करता है। इस सिद्धांत से निकालेंगे। तो M1x2 यानी 7 - 7 प्लस M2x1 तो 6 × 5 अपॉन 7 + 6 मीन्स 13। M1y2 7 × 3 प्लस M2y1 यानी 6 × -2 अपॉन 13। तो ये बिंदु P हो गया ऋण 49 धन 30/13 और 21 7 21 ऋण 12 तो 9/13। तो कुल मिलाकर आ गया 49 तो 19 धन 30 तो ऋण 19/13 और 9/13। इसका स्पर्श बिंदु आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न के किस मान के लिए बिंदु वृत्त को प्रदर्शित करेगा? तो बिंदु वृत्त को प्रदर्शित करेगा तो उसका त्रिज्या का मान 0 होगा। 2x² + 2y² - 6x + 8y + k/2 = 0। 2 से भाग दे देते हैं। x² + y² - 3x + 4y प्लस k है तो ये k/2 हो जाएगा = 0। यहाँ g की वैल्यू -3/2 है, f की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू k/2 है। तो इसकी त्रिज्या √g² + f² - c = 0 होगा। बिंदु वृत्त है तो ये हो जाएगा 9/4 धन 4 ऋण k/2 बराबर 0। तो वर्ग कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। 4 तो 9 धन 16 - 2k = 0। 16 9 25 2k बराबर 25 k बराबर 25/2। 19वां प्रश्न। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 और 2 2 से जाता है तथा त्रिज्या 1 है। तो ये पहले जैसे हो गया। पहले क्वेश्चन और बनाए हैं 3 बिंदु से जाने वाला वृत्त, तो 2 बिंदु से जाने वाला वृत्त भी बनाए थे और उसका वो दिया था। तो तीसरा कंडीशन त्रिज्या दे दिया है C निकालने के लिए। तो देखिए वृत्त का समीकरण 19 में फिर से वही लिखते हैं। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 और उसके बाद संतुष्ट कराएंगे 1 1 से। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2g + 2f + c = 0, 2g + 2f + c + 2 = 0। पहला समीकरण हो गया। उसके बाद ये 2 2 से जाता है तो 4 + 4 + 4g + 4f + c = 0 या 4g + 4a + c + 8 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों समान g और f के गुणांक समान होने की वजह से एक साथ वो कैंसिल हो जाएंगे। एक साथ कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा, हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों घटाने पर। तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4g हो जाएगा, ये 4f हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2c हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा = 0। अब घटा देंगे तो 4g और 4f कट गया। c - 2c तो -c, 8 - 4 तो +4 = 0। तो c = 4 आ रहा है। c = 4 आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम, c की वैल्यू 4 आ रहा है तो इनमें से किसी एक में c की वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2g + 2f + 4 + 2 = 0
या फिर 6 हो जाएगा g + f + 3 = 0। ये जी एफ सी में एक वैल्यू आ गया, c की वैल्यू रखने पर ये 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसकी त्रिज्या 1 बोला है तो √g² + f² - c = 1 लिखेंगे। तो √g² + f² c की वैल्यू रखते हैं 4, तो -4 = 1, वर्ग करेंगे तो g² + f² - 4 = 1, g² + f² = 5। अब यहाँ से वर्ग समीकरण आ गया, तो 2 वृत्त संभव है बोला है, तो इसी वजह से बोला है। यहाँ से हम f की वैल्यू रख देते हैं -g + 3 को ट्रांसफर करके, तो f स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, g स्क्वायर, f का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, g + 3 का स्क्वायर = 5। तो g² + g² + 6g + 9 = 0, 5। तो आगे का इक्वेशन हो जाएगा 2g² + 6g, और 5 इधर आएगा तो +4 = 0, या g² + 3g + 2 = 0। इसको मध्य पद विभाजन से या फिर वर्ग समीकरण के फार्मूला से बना सकते हो। मध्य पद विभाजन करेंगे तो ये g + 1 एंड g + 2 = 0 आएगा, तो g की वैल्यू -1 या -2 आएगा। अब यहाँ पर बना देते हैं gf = -g + 3 है, तो g = जब -1 लेंगे, g = -1 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, f = -2, और वृत्त का समीकरण हो जाएगा x² + y² - 2x - 4y - 2 रखेंगे तो, और c की जगह 4 = 0। इसके बाद 2 वृत्त संभव है करके बोला है, तो एक वृत्त तो मिल गया, दूसरा लेते हैं g = -2। g = -2 रखेंगे तो 3 - 2 1 आएगा, तो f = -1 आएगा। तो वृत्त हो जाएगा x² + y² - 4x - 2y, f की जगह -1 रखेंगे तो +4 = 0। इस इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, 2 वृत्त हमको मिल गया। तो इस प्रकार वृत्त का ये व्यापक समीकरण का हो गया। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है, किसी बिंदु को किसी वृत्त के सापेक्ष स्थिति जानना। इसके लिए फिर नया लेक्चर नहीं देंगे, इसी लेक्चर में बता देते हैं कि कोई भी वृत्त के समीकरण को बिंदु को संतुष्ट कराएंगे तो यदि वो पॉजिटिव आता है तो अंदर होगा, और यदि 0 होता है तो वृत्त के परिधि पर होगा, और यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो वृत्त के बाहर होगा। यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो वृत्त के बाहर होगा। जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे 4 5 है, 4 5x² + y² - 2x - 3, ये 20.4, पेज नंबर 638। अगला चित्र x² + y² - 2x - 3, ये वृत्त का समीकरण है। वृत्त का समीकरण है तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया है 4 5, तो 4 5 को संतुष्ट कराएंगे तो 16 - 25 - 8 - 3, तो ये 11 हो गया, 5 इसके बराबर 30 आएगा। ये ग्रेटर देन 0 है तो वृत्त के बाहर है, ये क्या है, वृत्त के बाहर है। इसी में कुछ बिंदु ले लेते हैं, जैसे 0 2 लेंगे तो 0 + 4 - 0 - 3, तो ये भी 1 वृत्त के बाहर है। और मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 6 ले लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। 2 0 ले लेते हैं, 2 4 + 0 -4 - 3, तो ये -3 आ रहा है, लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त के अंदर हो जाएगा। ऐसे करके जानना है हमको। कोई बिंदु हम रखेंगे जिससे ये 0 हो जाएगा तो वो उसके वृत्त पर होगा। तो इस प्रकार ये लेक्चर क्या हुआ, वृत्त का एक छोटा सा पार्ट था, जो वृत्त की सापेक्ष स्थिति जानना, वो इस प्रकार जानेंगे। तो आगे हम शंकु परिच्छेद में नेक्स्ट पर वाले पढ़ेंगे। धन्यवाद।